Good morning class. How are you? I hope you are well with your family members. आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री से एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं. ये टॉपिक है हार्डी-सुलजे रूल. ये टॉपिक सरफेस केमिस्ट्री की महत्वपूर्ण एक क्रिया को एक्सप्लेन करता है. हार्डी-सुलजे रूल हम लोग जानते हैं कोलाइडल पार्टिकल या तो निगेटिव चार्ज होते हैं या फिर पॉजिटिव चार्ज होते हैं. ऋणावेशित हो सकते हैं या फिर धनावेशित होते हैं. और जब इस कोलाइडल सॉल्यूशन में या कोलाइडल सॉल में कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाता है, ध्यान देना मैं इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूं, विद्युत अपघट्ट. जब इसमें हम कोई इलेक्ट्रोलाइट मिला देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जब इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट मिला देते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट मिला देने से कोलाइडल सॉल्यूशन का स्कंदन हो जाता है. क्यों स्कंदन हो जाता है? इसके जवाब में यह कहा जाता है कि इस इलेक्ट्रोलाइट के पास दो प्रकार के आवेशित आयन होते हैं. एक को बोला जाता है कैटायन और दूसरे को बोला जाता है एनायन. ठीक है, तो दो प्रकार के आवेशित आयन होते हैं, कैटायन और एनायन. यदि कोलाइडी कणों पर ऋण आवेश हुआ तो ये कैटायन अपना काम करता है और इनका धर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट को जब कोलाइडल सॉल्यूशन में डालते हैं इनका एक ही काम है, किसी भी प्रकार से कोलाइडल सॉल्यूशन के चार्ज को समाप्त कर देना. चलिए, तो कोलाइडल सॉल्यूशन को जानने के लिए, उसमें स्कंदन के एक्शन को समझने के लिए, कोएगुलेटरी एक्शन को समझने के लिए हार्डी-सुलजे ने एक नियम प्रस्तुत किया. उस नियम को पहले हम पूरा स्कैन करके रखेंगे आपके सामने, इसके बाद डिटेल में पूरा नियम हम आपको समझाएंगे. तो चलिए पहले एक सिस्टमैटिक डायग्राम देखते हैं. ये डायग्राम रिलेटेड है हार्डी-सुलजे रूल से. चलिए आप पहले उसे देखते हैं. तो चलिए, हार्डी-सुलजे ने जो कंसेप्ट दिया वो कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में था. कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में जान लीजिए कि जब भी किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाता है तो कोलाइडल सॉल्यूशन का स्कंदन हो जाता है. क्योंकि कोलाइडी कणों पर या तो नेगेटिव चार्ज हो सकता है या फिर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है. ये एक धनात्मक कोलाइड है आपके सामने और ये एक नेगेटिव कोलाइड है, ऋणात्मक कोलाइड है. और ये इलेक्ट्रोलाइट है. ये इलेक्ट्रोलाइट वो पदार्थ है जो इनको नष्ट करने वाला है. कोलाइडल सिस्टम की जो आइडेंटिटी है वो इनकी खत्म करने वाला है. क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर दो चीजें छिपी होती हैं. इलेक्ट्रोलाइट में जैसे मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रोलाइट अगर NaCl है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रोलाइट क्या है, NaCl है. ये इलेक्ट्रोलाइट NaCl है तो इसके दो आयन जनरेट हो जाएंगे. एक आयन Na+ और दूसरा आयन Cl-. दूसरा आयन होगा Cl-. तो दो प्रकार के आयन जनरेट हो जाएंगे. इसको कैटायन बोलेंगे, इसको एनायन बोलेंगे. जब हम NaCl जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट है, इसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन में डालेंगे, चाहे वो आप इसमें डाल दें चाहे इसमें डाल दें, NaCl दोनों का स्कंदन कर देगा, नेगेटिव कोलाइड का और पॉजिटिव कोलाइड का. क्यों? क्योंकि NaCl अपने आप में दोनों प्रकार के आयनों को शामिल करके रखता है. सोडियम आयन Na+ और Cl- एनिक्लोराइड आयन. तो जब आप NaCl को नेगेटिव कोलाइड में डाल देंगे तो NaCl का धन आयन इनका दुश्मन बन जाएगा और इनके चार्ज को खत्म करना शुरू कर देगा. पॉजिटिव आयन इसके लिए यहां स्कंदन आयन बन जाएगा. और ये आप देख रहे हो ना, ये यहां इस सॉल्यूशन के लिए ये सोडियम आयन है, ये स्कंदन आयन बन जाएगा जिसे कोएगुलेटरी आयन कहते हैं. इसे कोएगुलेटरी आयन, स्कंदन आयन बन जाएगा ये नेगेटिव सॉल के लिए. और वहीं अगर कोई सॉल पॉजिटिव है, कोई सॉल कैसा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव सॉल के लिए ये Cl- कोएगुलेटरी आयन
आयन बन जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में स्कंदन आयन। अगर नेगेटिव कोलाइड के लिए जो धन आयन होगा विद्युत अपघट्ट का, वो स्कंदन आयन बन जाएगा, और अगर कोलाइडल सॉल्यूशन पॉजिटिव है तो उसके लिए जो ऋण आयन होता है वो स्कंदन आयन की भूमिका निभाता है। सीधा सा अर्थ है, आप विद्युत अपघट्ट, कोई भी विद्युत अपघट्ट मिला देंगे, अगर कोलाइडी कणों पर ऋण आवेश होगा तो कोलाइडी कणों का स्कंदन करने के लिए विद्युत अपघट्ट का वह आयन उत्तरदायी होता है जिस पर कोलाइडी कणों की तुलना में विपरीत आवेश है। देखो यहां नेगेटिव है तो भले ही आप NaCl मिलाएंगे, लेकिन इसके आवेश को नष्ट करने का काम कौन करेगा? सोडियम आयन करेगा। यहां देखो NaCl आप इसमें भी मिलाएंगे, NaCl को आप इसमें मिला दीजिए तो इसका चार्ज खत्म हो जाएगा, इसका स्कंदन हो जाएगा। NaCl को आप इसमें मिला देंगे तो इसका भी चार्ज खत्म हो जाएगा, इसका भी स्कंदन हो जाएगा। लेकिन यहां आरोप लगेगा कि इसका चार्ज किसने खत्म किया? सोडियम। यह स्कंदन की क्रिया होती है। हार्डी-सुल्जे ने यह आइडिया दिया कि स्कंदन विद्युत अपघट्ट नहीं करता है, विद्युत अपघट्ट के अंदर छिपी हुई जो शक्ति है विपरीत आवेशित आयन, वो स्कंदन की क्रिया में भाग लेता है, कोएगुलेशन का एक्शन वो करता है। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हैं ये नेगेटिव कोलाइड है तो जो इलेक्ट्रोलाइट का कैटायन यहां कोएगुलेटरी आयन बन जाएगा, और जो एनायन होगा वो इस मतलब पॉजिटिव सॉल के लिए कोएगुलेटरी आयन का काम करेगा। कोएगुलेटरी आयन लिखा हुआ है, कट गया, देख लेना आप। ठीक है, तो ये स्कंदन आयन के बारे में मैंने बता दिया कि हार्डी-सुल्जे के नियम में पहली बात बताई गई है। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट इसमें समझाया गया ये कि जब किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में कोई विद्युत अपघट्ट मिलाते हैं तो कोलाइडी विलयन का स्कंदन हो जाता है। कोई विद्युत अपघट्ट मिलाया जाता है तो कोलाइडी विलयन का स्कंदन हो जाता है। स्कंदन के संबंध में हार्डी-सुल्जे ने अपने निम्न बिंदु प्रस्तुत किए। वो बिंदु क्या है? पहली बात ये बताता है किसी विद्युत अपघट्ट का या किसी कोलाइडी विलयन का स्कंदन करने के लिए विद्युत अपघट्ट, पहला पॉइंट है, किसी कोलाइडी विलयन का स्कंदन करने के लिए विद्युत अपघट्ट का वह आयन उत्तरदायी होता है जिस पर कोलाइडी कणों की तुलना में विपरीत आवेश होता है। पूरा विद्युत अपघट्ट उत्तरदायी नहीं होता है, बल्कि वह आयन केवल उत्तरदायी होता है जिस पर कोलाइडी कणों की तुलना में विपरीत आवेश होता है। ठीक है, तो बेटे यहां कोलाइडी कणों पर कैसा आवेश है? नेगेटिव चार्ज है, इसलिए यहां धन आयन स्कंदन आयन की भूमिका निभाएगा और यह स्कंदन की क्रिया करेगा। यह हार्डी-सुल्जे के नियम की पहली बात है। जैसे उन्होंने बताया कि अगर कोई निगेटिव सॉल है तो निगेटिव सॉल के लिए स्कंदन आयन पॉजिटिव होगा, और यदि कोई सॉल पॉजिटिव है तो उसके लिए स्कंदन आयन नेगेटिव हो गए। देखें तो अगर ये नेगेटिव सॉल है तो इसके लिए कौन कौन से आयन स्कंदन आयन की भूमिका निभा सकते हैं? देखो Na+, Ca++, एल्यूमिनियम ट्रिपल+ और थोरियम 4+। ये सब के सब स्कंदन आयन की भूमिका निभा सकते हैं। आप सोडियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप कैल्शियम का इस्तेमाल करेंगे और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करेंगे और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये स्कंदन आयन होगा बेटे। ठीक है, तो स्कंदन आयन के ऊपर जितना अधिक आवेश होता है उस स्कंदन आयन की स्कंदन क्षमता उतनी अधिक होती है। चूंकि ये आयन इलेक्ट्रोलाइट में छिपा होता है तो सारा काम करता कौन है? स्कंदन आयन। आउटपुट किसे मिलेगा? इलेक्ट्रोलाइट को। जैसे किसी कंपनी में कोई व्यक्ति काम करता है, वो काम मेहनत से करेगा, बहुत ईमानदारी से काम कर रहा, वो और उसके और भी साथी, तो उसका ओवरऑल फायदा किसका होगा? कंपनी का फायदा होगा। क्योंकि कंपनी का फायदा होगा तो ओवरऑल उसको भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो वैसे ही काम करने वाले, इसका स्कंदन करने वाला कौन है? सोडियम आयन है। लेकिन आरोप किस पे लगेगा? इलेक्ट्रोलाइट ने इसका स्कंदन किया है। ठीक है, तो बेटे सोडियम आयन से अच्छा स्कंदन आयन ये है नेगेटिव सॉल के लिए, इससे भी अच्छा स्कंदन आयन ये है नेगेटिव सॉल के लिए, इससे भी अच्छा स्कंदन आयन है Thorium+4 नेगेटिव सॉल के लिए। ध्यान रहेगा, अगर कोई नेगेटिव सॉल है तो उसका स्कंदन धन आयनों के द्वारा होगा, और धन आयनों के ऊपर जितनी ज्यादा संयोजकता होगा उतना इफेक्टिव कोएगुलेशन करेगा और उतना इफेक्टिव कोएगुलेटरी आयन होगा वो। ठीक है, इसी प्रकार से अब ये किस में हो सकता है? अगर इनको हम कंपेरिजन में ले तो NaNO3 CaNO3 का होल ट्वाइस, Al
NO3 का होल थ्राइस, थोरियम नाइट्रेट। बेटे ये विद्युत अपघट्ट की स्कंदन क्षमता है कि NaNO3 का NO3 किसी काम का नहीं है, इसके लिए सिर्फ सोडियम आयन काम करेगा। कैल्शियम नाइट्रेट का, नाइट्रेट किसी काम का नहीं है, ओनली कैल्शियम एक्ट करेगा। यहां भी नाइट्रेट किसी काम का नहीं है, ये ओनली एल्यूमिनियम, यहां ओनली थोरियम, क्योंकि इसके जो कोएगुलेटरी आयन है वो कोएगुलेटरी आयन कौन है, यहां Na+ है, Na+ कोएगुलेटरी है, कैल्शियम डबल प्लस है, एल्यूमिनियम ट्रिपल प्लस, थोरियम +4, थोरियम +4। तो ये बेटे कोएगुलेटरी आयन है। बस इस बात का ध्यान रखना, ये हार्डी-सुलजे के दूसरे नियम में बात कही गई है कि किसी विद्युत अपघट्ट की स्कंदन क्षमता, ये सब के सब विद्युत अपघट्ट हैं, इलेक्ट्रोलाइट हैं, किसी विद्युत अपघट्ट की स्कंदन क्षमता स्कंदन आयन की संयोजकता पर निर्भर करती है। इसका स्कंदन आयन एक संयोजी है, स्कंदन क्षमता कम, इसका स्कंदन आयन द्विसंयोजी है, स्कंदन क्षमता इससे अधिक, इसका स्कंदन आयन त्रिसंयोजी है, स्कंदन क्षमता और अधिक, इसका स्कंदन आयन 4 संयोजी है, स्कंदन क्षमता और अधिक होगी। तो हम यहां लिख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट की स्कंदन क्षमता का क्रम। इलेक्ट्रोलाइट की स्कंदन क्षमता का क्रम, ये इलेक्ट्रोलाइट की स्कंदन क्षमता का क्रम हो गया, ठीक है। और यहां लिखेंगे स्कंदन आयन की स्कंदन क्षमता का क्रम, स्कंदन आयन की स्कंदन क्षमता का क्रम। ये स्कंदन आयन कोएगुलेटरी आयन है, ठीक है। अब ऐसे ही बेटा एनाइंस के बारे में, पॉजिटिव कोलाइड के बारे में देख लें। तो पॉजिटिव कोलाइड के बारे में जरा विचार करें कि ये चूंकि धन आवेशित कोलाइड है, तो इसका स्कंदन करने के लिए ऋण आयनों की आवश्यकता होगी। कौन कितना प्रभावी ऋण आयन काम करेगा, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग देख रहे हैं। कौन कितना प्रभावी ऋण आयन रहेगा उसको जानने के लिए हम लोग देख लें कि पॉजिटिव कोलाइड है, Cl- इसका स्कंदन कर सकता है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है कोलाइडी कणों पर। अगर इसकी तुलना में SO4 है और अच्छा स्कंदन करने वाला है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, ये क्लोराइड आयन की तुलना में 2 गुना ज्यादा प्रभावी होगा। PO4 3 गुना अधिक प्रभावी होगा। इसी प्रकार से एक और आयन होता है, जिसे हम लोग कहते हैं, एक और आयन होता है FeCN6 और इस पे होंगे 4-। तो इसकी तुलना में सल्फेट आयन ज्यादा प्रभावी है, क्लोराइड की तुलना में सल्फेट से ज्यादा फास्फेट से ज्यादा फेरोसाइनाइड आयन स्कंदन क्षमता। अब यहां जो बात लिखी है स्कंदन आयन की स्कंदन क्षमता की क्रम, और ये लिखेंगे नेगेटिव सॉल के लिए। अगर कोई नेगेटिव सॉल है तो उसके स्कंदन आयन की स्कंदन क्षमता का क्रम ये हो जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट वो भी यही यहां लिखेंगे नेगेटिव सॉल के लिए, नेगेटिव सॉल के लिए। नेगेटिव सॉल के लिए स्कंदन आयन की स्कंदन क्षमता का क्रम ये हो जाएगा। और पॉजिटिव सॉल के लिए यहां लिख सकते हैं हम लोग, पॉजिटिव सॉल के लिए स्कंदन क्षमता का क्रम। पॉजिटिव सॉल के लिए स्कंदन क्षमता का क्रम, ठीक है। अब
कोई धनात्मक सॉल है उसके लिए स्कंदन क्षमता इसकी सबसे कम। जितनी ज्यादा हार्डी-सुल्जे के दूसरे नियम में यही बात कहेंगे। अभी हम आपको पूरा पिक्चर दिखाएंगे उसका। हार्डी-सुल्जे का नियम एक तरफ लिखने के बाद फिर एक्सप्लेन कर देंगे हम आपको। तो नेगेटिव सॉल को स्कंदित करने के लिए, स्कंदन क्षमता के लिए, स्कंदन क्षमता का क्रम इससे ज्यादा ये प्रभावी, और ज्यादा प्रभावी, और 4- ये फेरोसाइनाइड आयन है। फेरोसाइनाइड आयन और ज्यादा प्रभावी होता है क्योंकि इसकी संयोजकता 4 होती है। अगर इसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट भी लिख करके हम लोग शो कर सकते हैं। तो बेटे हमने अभी 2 पॉइंट क्लियर कर दिए हार्डी-सुल्जे के नियम। पहला पॉइंट बताता है किसी कोलाइडी विलयन का स्कंदन करने के लिए विद्युत अपघट्ट का हुआ आयन उत्तरदायी होता है जिस पर कोलाइडी कणों की तुलना में विपरीत आवेश होता है। अगर कोलाइडी कणों पर ऋण आवेश है तो स्कंदन करने वाले आयन धन आवेशित होंगे। अगर कोलाइडी कणों पर धन आवेश है तो स्कंदन करने वाले आयन ऋण आवेशित होते हैं। अब दूसरे पॉइंट में यह बताया गया है कि किसी विद्युत अपघट्ट की स्कंदन क्षमता स्कंदन आयन की संयोजकता पर निर्भर करती है। ये एक विद्युत अपघट्ट NaCl, इसका स्कंदन आयन है सोडियम और स्कंदन आयन की संयोजकता है कम। तो इसका मतलब NaCl या NaNO3 जो है कमजोर स्कंदन करने वाला विद्युत अपघट्ट होगा। इससे ज्यादा अच्छा स्कंदन करने वाला इलेक्ट्रोलाइट ये है, और ज्यादा क्योंकि इसमें जो मुख्य कर्ता धरता है वो कौन है? स्कंदन आयन है, और स्कंदन आयन की संयोजकता पर निर्भर करता है। हार्डी-सुल्जे के तीसरा पॉइंट कहता है किसी विद्युत अपघट्ट यानी ये इलेक्ट्रोलाइट, किसी इलेक्ट्रोलाइट की जो स्कंदन क्षमता है वो ऊर्णमान, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करने वाले हैं। अभी ऊर्णमान के पदों में व्यक्त किया जाता है स्कंदन क्षमता को। ये तीसरा पॉइंट कहता है ऊर्णमान। स्कंदन क्षमता को ऊर्णमान किसी विद्युत अपघट्ट की स्कंदन क्षमता, किसकी? इलेक्ट्रोलाइट की। किसी इलेक्ट्रोलाइट की स्कंदन क्षमता को ऊर्णमान में एक्सप्रेस किया जाता है। विद्युत अपघट्ट की स्कंदन क्षमता को, इलेक्ट्रोलाइट की स्कंदन क्षमता को, यानी कोएगुलेटरी पावर। ये सब के सब इलेक्ट्रोलाइट है। ऐसे ही इलेक्ट्रोलाइट यहां भी बन जाएंगे, लेकिन चलिए वहां स्पेस की कमी थी इसलिए मैंने बता दिया आपको। यहां पर किसी विद्युत अपघट्ट की स्कंदन क्षमता को ऊर्णमान के पदों में एक्सप्रेस किया जाता है। ऊर्णमान क्या है? एक तरीके से ऊर्णमान जो है पैमाना है, स्केल है। जैसे हमें डिस्टेंस को बताने के लिए सेंटीमीटर, इंच, फुट का प्रयोग करना होता है, वैसे ही कोई इलेक्ट्रोलाइट कितना स्ट्रॉन्ग कोएगुलेटरी पावर रखता है या कोएगुलेशन की पावर है किसी इलेक्ट्रोलाइट में, उसको कैसे मापते हैं? उसको मापते ऊर्णमान में। ठीक है, तो ऊर्णमान जो है विद्युत अपघट्ट की स्कंदन क्षमता को मापने का एक तरीका है। इसी ऊर्णमान को इंग्लिश में एक वर्ड देते हैं फ्लोकुलेशन वैल्यू। इसे कहते हैं फ्लोकुलेशन वैल्यू। फ्लोकुलेशन वैल्यू ऊर्णमान के पदों में व्यक्त किया जाता है। किसी विद्युत अपघट्ट की क्षमता को ऊर्णमान के पदों में व्यक्त करते हैं। और यहां एक बात और ध्यान रखना, ऊर्णमान जितना कम होता है विद्युत अपघट्ट की स्कंदन क्षमता उतनी अधिक होती है। ऊर्णमान फ्लोकुलेशन वैल्यू कम, तो इसका मतलब उस विद्युत अपघट्ट की स्कंदन क्षमता अधिक है। कहने का आशय यह है कि अगर NaCl 1 लीटर मिलाने से जो काम होगा, CaCl2 केवल आधा लीटर मिलाने से वो काम हो जाएगा, और AlCl3 केवल 1/3 लीटर मिलाने से काम हो जाएगा। तो जैसे जैसे स्कंदन आयन की संयोजकता अधिक होती चली जाती है, ऊर्णमान कम होता चला जाता है। ऊर्णमान जितना कम होता है विद्युत अपघट्ट की स्कंदन क्षमता उतनी अधिक होती है। अब चलिए, ये मैंने काफी कुछ समझा दिया। अब इसके बाद हम लोग एक नए वीडियो को देखेंगे, उसमें इस कंसेप्ट को विस्तार से समझाने का प्रयास किया गया है। ये आप समझ लीजिए कैसे काम करता है हार्डी-सुल्जे का नियम। हार्डी-सुल्जे के नियम में 3 बातें हैं। ठीक है, उसको ध्यान रखेंगे। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। अगला वीडियो अभी देखते हैं आप।
चलिए आइए अब हम लोग हार्डी-सुलजे के नियम के सारे बिंदु एक साथ देख लेते हैं कि हार्डी-सुलजे ने अपने इस कंसेप्ट में क्या क्या बातें रखी। तो उन्होंने जो पहली बात रखी, पहले तो मैंने लिख दिया, जब किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में कोई इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्ट मिलाते हैं तो कोलाइडल सॉल्यूशन का स्कंदन हो जाता है। जब किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाता है तो कोलाइडल सॉल्यूशन का स्कंदन हो जाता है। इसे कोएगुलेशन कहते हैं, इसी को स्कंदन कहते हैं। हार्डी-सुलजे ने इस प्रकार से स्कंदन के संबंध में निम्न बिंदु प्रस्तुत किए। जो इस प्रकार से स्कंदन होता है ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में कोलाइडल पार्टिकल पर कोई ना कोई आवेश होता है। जब कोई विद्युत अपघट्ट मिला देते तो उसका जो विपरीत आवेशित आयन होता है वो स्कंदन की क्रिया में भाग लेता है, वो स्कंदन करता है, वो इन कोलाइडी कणों के आवेश को समाप्त कर देता है। और जब इनका आवेश समाप्त हो जाता है तो ये आपस में प्रतिकर्षण छोड़ करके मिलकर के बड़ा कण बनाते हैं और स्कंदित हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट क्या कहता है हार्डी-सुलजे के नियम का, किसी कोलाइडी विलयन का स्कंदन करने के लिए विद्युत अपघट्ट का वह आयन उत्तरदायी होता है जिस पर कोलाइडी कणों की तुलना में विपरीत आवेश होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि यदि कोलाइडल सॉल्यूशन के कणों पर, कोलाइडी कणों पर निगेटिव चार्ज है तो विद्युत अपघट्ट का धन आयन उत्तरदायी होगा स्कंदन करने के लिए। मान लीजिए विद्युत अपघट्ट हम लोग NaCl मिला रहे हैं, NaCl मिला रहे हैं, तो Na प्लस इसका स्कंदन करने के लिए उत्तरदायी होगा, क्योंकि इन पर कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। Na प्लस के आने से ये निगेटिव चार्ज समाप्त हो जाएगा और स्कंदन की क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो यही बात लिखा है पहला पॉइंट में, किसी कोलाइडी विलयन का स्कंदन करने के लिए विद्युत अपघट्ट का वह आयन उत्तरदायी होता है जिस पर कोलाइडी कणों की तुलना में विपरीत आवेश होता है। इस आयन को स्कंदन आयन कहते हैं। सपोज दैट कोई कोलाइडल सॉल्यूशन, सपोज दैट कोई कोलाइडल सॉल्यूशन पॉजिटिव है, ये पहले पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, पॉजिटिव कोलाइड है, कोई एक पॉजिटिव कोलाइड है और उसका स्कंदन करने के लिए हम एक इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी पॉजिटिव कोलाइड का स्कंदन करना है तो अगर NaCl हम लेंगे तो NaCl का Cl माइनस खर्च होगा, CaSO4 लेंगे तो SO4 डबल माइनस स्कंदन आयन बन जाएगा, Na3PO4 लेंगे तो PO4 ट्रिपल माइनस स्कंदन आयन बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि कोलाइड पॉजिटिव कोलाइड है, पॉजिटिव कोलाइड का जो स्कंदन करेंगे कौन करेंगे, नेगेटिव आयन करेंगे। ठीक है, अगर कोलाइड कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव कोलाइड का आप भले ही विद्युत अपघट्ट NaCl मिलाएं लेकिन NaCl में केवल क्लोराइड आयन पॉजिटिव कोलाइड का स्कंदन करेगा, कोएगुलेशन करेगा। अगर पॉजिटिव कोलाइड है, कैल्शियम सल्फेट मिलाते हैं आप तो कैल्शियम सल्फेट का सल्फेट आयन स्कंदन आयन का काम करेगा। सोडियम फॉस्फेट मिलाते हैं तो फॉस्फेट आयन, मतलब कहने का आशय यह है कि विद्युत अपघट्ट तो ये सभी हैं लेकिन इन विद्युत अपघट्टों में वह आयन उत्तरदायी आयन बन जाएगा जिस पर कोलाइडी कणों की तुलना में विपरीत आवेश है। चूंकि पॉजिटिव कोलाइड है इसलिए ऋण आयन सब एक्शन में आ जाएंगे। सपोज दैट अगर इसके स्थान पर कोई निगेटिव कोलाइड ले लेते हैं, निगेटिव कोलाइड है, कोई निगेटिव कोलाइड है और कुछ इलेक्ट्रोलाइट मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइट्स, कोई इलेक्ट्रोलाइट मिला रहे हैं। तो अब देखते हैं निगेटिव आयन के निगेटिव कोलाइड्स है तो उसका स्कंदन करने के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं। अगर NaCl लेंगे तो स्कंदन आयन Na प्लस बनेगा, CaCl2 लेंगे तो स्कंदन आयन Ca डबल प्लस बनेगा जो स्कंदन करने की क्रिया में भाग लेगा। इसी प्रकार से AlPO4 लेंगे तो स्कंदन करने वाला आयन एल्यूमिनियम ट्रिपल प्लस बनेगा। तो हम लोग समझ लें, अगर नेगेटिव कोलाइड है तो विद्युत अपघट्ट का धनायन स्कंदन आयन कहलाएगा और स्कंदन की क्रिया में भाग लेगा। और यदि पॉजिटिव कोलाइड है तो ऋण आयन स्कंदन की क्रिया में भाग लेगा और ऋण आयन को कहेंगे स्कंदन आयन। ये पहला पॉइंट है। ठीक है, तो किसी कोलाइडी विलयन का स्कंदन करने के लिए विद्युत अपघट्ट का वह आयन उत्तरदायी होता है जिस पर कोलाइडी कणों की तुलना में कैसा आवेश होता है, विपरीत आवेश।
अगर पॉजिटिव चार्ज है, कोलाइडी कणों पर धन आवेश है, तो विद्युत अपघट्ट के ऋण आयन स्कंदन आयन बन जाएंगे, और यदि ऋण आवेश है तो विद्युत अपघट्ट के धन आयन स्कंदन आयन बन जाएंगे। ठीक है। अब बात नंबर 2, किसी विद्युत अपघट्ट की स्कंदन क्षमता। बात नंबर 2, स्कंदन क्षमता स्कंदन आयन की संयोजकता पर निर्भर करती है कि स्कंदन आयन की संयोजकता क्या है। भाई देखो, ये पॉजिटिव कोलाइड है, तो पॉजिटिव कोलाइड के लिए स्कंदन आयन यहां Cl- है, यहां स्कंदन आयन सल्फेट होगा, यहां स्कंदन आयन फॉस्फेट होगा। तो पॉजिटिव कोलाइड का स्कंदन करने के लिए जो विद्युत अपघट्ट की स्कंदन क्षमता है वो स्कंदन आयन की संयोजकता पर निर्भर करती है। इसका जो स्कंदन आयन है वो एक संयोजी है, इसके मतलब इसका स्कंदन प्रभाव कमजोर होगा। इसका जो स्कंदन आयन है उसकी संयोजकता 2 है, इसके द्वारा उत्पन्न स्कंदन प्रभाव ज्यादा स्ट्रांग होगा, और उससे भी ज्यादा स्ट्रांग स्कंदन का प्रभाव जो है फॉस्फेट आयन का होगा। ठीक है, क्योंकि स्पष्ट लिखा है संयोजकता पर निर्भर करती है। स्कंदन, ये सब के सब स्कंदन आयन है, ये लोग विद्युत अपघट्ट इलेक्ट्रोलाइट हैं, और ये कोएगुलेटरी आयन है। Cl- सल्फेट, फॉस्फेट, ये कोएगुलेटरी आयन है, स्कंदन आयन है, और इस पॉजिटिव कोलाइड का ये लोग स्कंदन करेंगे। ये पूरा विद्युत अपघट्ट स्कंदन नहीं करेगा। विद्युत अपघट्ट का जो अपोजिट चार्ज आयन होता है वो कोएगुलेटरी आयन बन जाता है। अगर निगेटिव कोलाइड्स है तो इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे तो NaCl का Na+ काम करेगा, CaCl2 का Ca++ काम करेगा, AlPO4 का एल्यूमिनियम ट्रिपल+ काम करेगा, और सबसे ज्यादा निगेटिव कोलाइड का स्कंदन कौन करेगा? एल्यूमिनियम ट्रिपल+। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक साथ 3+ चार्ज है। अगर पॉजिटिव कोलाइड है तो उसके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग कोएगुलेटरी आयन कौन होगा? फॉस्फेट आयन, स्कंदन आयन सबसे स्ट्रॉन्ग काम करेगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी देख सकते हैं। अगर हमें इसको थोड़ा सा मिटा दूं तो इसको और बेहतर एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो चलिए किसी पॉजिटिव सोल का स्कंदन करना है। भाई पॉजिटिव सोल का स्कंदन करना है। पॉजिटिव सोल है यानी धनात्मक कोलाइड है। पॉजिटिव सोल का स्कंदन होना है। पॉजिटिव सोल का स्कंदन करने के लिए कौन कौन से विद्युत अपघट्ट आवश्यक होंगे पहले तो ये समझ लीजिए। एग्जाम्पल में लिख रहा हूं, NaCl चल जाएगा, CaSO4 चल जाएगा, AlPO4 चल जाएगा। ये सब के सब विद्युत अपघट्ट के रूप में यूज किए जा सकते हैं। लेकिन किस विद्युत अपघट्ट की स्कंदन क्षमता कितनी होगी ये डिपेंड करता है इसका जो है स्कंदन आयन क्या है। इसमें एक स्कंदन आयन Cl- है, इसमें स्कंदन आयन SO4 है, और इसमें कोएगुलेटरी आयन PO4 ट्रिपल- है। तो किसी पॉजिटिव सोल का स्कंदन करने के लिए Cl- की तुलना में SO4 ज्यादा प्रभावी होगा, SO4 की तुलना में PO4 ट्रिपल- अधिक प्रभावी होगा। ठीक है। धनात्मक सोल का स्कंदन करने के लिए पॉजिटिव सोल का स्कंदन करने की क्षमता का क्रम। तो बेटे यही बात बताइए कि अगर कोई धनात्मक सोल है तो उसका स्कंदन करने के लिए ऋण आयन काम करते हैं, और जितना ऋण आयन की संयोजकता अधिक होगी वह उतना प्रभावी स्कंदन आयन होगा। यानी NaCl की तुलना में कैल्शियम सल्फेट ज्यादा अच्छा स्कंदन कर सकता है, और उसकी भी तुलना में एल्यूमिनियम फॉस्फेट और भी अच्छा स्कंदन कर सकता है। इसी प्रकार से अगर कोई निगेटिव सोल है, अब हम बात करते हैं निगेटिव सोल की, कोई ऋणात्मक कोलाइड है, निगेटिव सोल का स्कंदन, निगेटिव सोल का स्कंदन हो रहा है तो उसका स्कंदन करने के लिए विद्युत अपघट्ट काम में आते हैं इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं। निगेटिव सोल का स्कंदन करने के लिए हम लोग NaCl का भी यूज कर सकते हैं,
हम लोग और का इस्तेमाल कर सकते हैं, AlPO4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। विद्युत अपघट्ट वही है, विद्युत अपघट्ट वही है, NaCl है, कैल्शियम सल्फेट है, एल्यूमिनियम फॉस्फेट है। यही विद्युत अपघट्ट पॉजिटिव सॉल्ट का भी स्कंदन करने की क्षमता रखते हैं, और यही विद्युत अपघट्ट नेगेटिव सॉल्ट की भी स्कंदन करने की क्षमता रखते हैं। बस काम करने वाली पार्टी चेंज हो जाएगी। यहां NaCl का Cl माइनस काम कर रहा था, अब यहां NaCl का कौन काम करेगा? Na प्लस आयन, कैटायन काम करेगा। यहां CaSO4 का SO4 डबल माइनस काम किया था, यहां Ca डबल प्लस आयन काम करेगा। यहां PO4 माइनस काम किया था, यह एल्यूमिनियम ट्रिपल प्लस आयन काम करेगा। और बेटा ये स्कंदन आयन की संयोजकता का क्रम हो गया, और ये स्कंदन क्षमता का क्रम हो गया। लिख सकते हैं नेगेटिव सॉल, नेगेटिव सॉल को स्कंदित करने की क्षमता का क्रम। नेगेटिव सॉल्ट का स्कंदन किस प्रकार से होती है, किसमें कितनी क्षमता, सीधी बात बैलेंसी पे डिपेंड करता है। यदि स्कंदन आयन की संयोजकता कम है तो ये समझ लीजिए उस विद्युत अपघट्ट की स्कंदन क्षमता भी कम रहेगी, और यदि स्कंदन आयन की संयोजकता अधिक है तो उस विद्युत अपघट्ट की स्कंदन क्षमता भी अधिक रहेगी। क्लियर हो गई बात? तो धनात्मक सॉल्ट का स्कंदन करने के लिए ये विद्युत अपघट्ट काम करेंगे, लेकिन इसके स्कंदन आयन ये नेगेटिव होंगे। धनात्मक के लिए नेगेटिव आयन स्कंदन का काम करेंगे, और कोई नेगेटिव सॉल्ट है तो उसके लिए कैटायन धन आयन जो है स्कंदन आयन का काम करेंगे। Na प्लस से अच्छा स्कंदन कैल्शियम डबल प्लस करेगा, कैल्शियम डबल प्लस की तुलना में एल्यूमिनियम ट्रिपल प्लस काम करेगा, और एल्यूमिनियम ट्रिपल प्लस की तुलना में Sn+4 या थोरियम +4 और अच्छा काम करेगा। इसी प्रकार से एनायंस धनात्मक सॉल्ट के लिए ऋण आयन स्कंदन आयन का काम करेंगे, इसकी तुलना ये इसका स्कंदन कम कर पाएगा, ये डबल स्ट्रेंथ हो गई, यहाँ ट्रिपल स्ट्रेंथ हो गई, स्कंदन क्षमता इसकी ट्रिपल हो गई। और इससे भी ज्यादा एक होता है आयन जिसपे 4 माइनस होते हैं, K4 FeCN6 में लगा रहता है, FeCN6 और उस पर होते हैं 4 माइनस। ठीक है, तो 4 माइनस होता है वो फेरोसाइनाइड आयन होता है, उसका भी यूज आप लोग धनात्मक सॉल्ट के स्कंदन के लिए कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, किसी विद्युत अपघट्ट की स्कंदन क्षमता को ऊर्णनमान के पदों में व्यक्त किया जाता है। ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है, कि विद्युत अपघट्ट की स्कंदन क्षमता को ऊर्णनमान, एक फ्लोकुलेशन वैल्यू होती है, उसके आधार पर एक्सप्लेन किया जाता है। ऊर्णनमान जितना कम होता है विद्युत अपघट्ट की स्कंदन क्षमता उतनी अधिक होती है। तो किसी विद्युत अपघट्ट की स्कंदन क्षमता को ऊर्णनमान के पदों में व्यक्त किया जाता है। ऊर्णनमान जितना कम होता है विद्युत अपघट्ट की स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। ऊर्णनमान कम, विद्युत अपघट्ट की स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। अभी हम लोग जान लें कि ऊर्णनमान क्या होता है। ऊर्णनमान मिलीमोल के पदों में किसी विद्युत अपघट्ट का कम से कम वह सांद्रण होता है जो 1 लीटर सॉल्ट का पूर्ण रूप से स्कंदन करने की क्षमता रखता है, ऊर्णनमान कहलाता है। तो यह ऊर्णनमान हो जाता है। चलिए अब हम लोग इसके बारे में समझ गए। अब ऊर्णनमान की डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं हम लोग इसको मिटाने के बाद।